वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। हमने प्रकाश के परावर्तन में 10th क्लास का 2 पार्ट बना दिए हैं। आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तीसरा पार्ट हमारा है गोली दर्पण एवं उससे संबंधित परिभाषा। चलो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग हम डालते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है? अब हम सबसे पहले समझते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले को कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। आइए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब हम आगे समझते हैं गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये हमारा एक गोला है। अब हम इसमें अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है? ये हो गया हमारा दर्पण। अब अवतल दर्पण जिसमें ये परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, यानी इस वाले तल से, और इस पर ये यहाँ पर इसकी साइड पर पेंट होता है। एक गोली दर्पण है, इसमें से हमने इस भाग को कट किया, जैसे ये, तो इसमें से हमारा ये बना दर्पण। ये दर्पण हो गया। इसमें ये इधर हमने दिखाया है,
अवतल दर्पण, इस पर एक साइड पर क्या होता है, पेंट होता है, और ये इसका ये है परावर्तक तल। और इस पर ये पेंट। अब इसमें सबसे मेन चीज़ हमें याद रखने की, इसमें जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है। अब समझते हैं उत्तल दर्पण को। अब समझते हैं उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। उत्तल दर्पण में ये अंदर साइड पर पॉलिश की जाती है, और ये हमारा ये इसका हुआ परावर्तक तल। जबकि अवतल दर्पण में पॉलिश ये बाहर होती है और उत्तल दर्पण में ये अंदर होती है। इसमें मेन बात याद रखने की है, इसमें जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि परावर्तन उभरे हुए तल से होता है या दबे हुए तल से होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि परावर्तन उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से होता है, जबकि अवतल दर्पण में दबे हुए तल से होता है। अब हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। जैसे नंबर 1, अब नंबर 1 हम समझते हैं वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। जिस गोले को हमने काटा था उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा, ना कि दर्पण का। अब ये जो गोले का भाग है यानी सी, यही हमारा वक्रता केंद्र है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। टी मध्य बिंदु हो गया, सी वक्रता केंद्र, और ये पूरी रेखा यहाँ तक हो गई हमारी ये मुख्य अक्ष। ये ध्रुव P, M1 M2 ये द्वारक होते हैं, ये वक्रता केंद्र, ये हमारी मुख्य अक्ष। अब हम इनकी डेफिनेशन आगे समझते हैं। ये हम पॉलिश कर रहे हैं।
जैसे ये वक्रता केंद्र था, इसकी डेफिनेशन, उस गोले का केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी ये दर्पण का क्या है, ये भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट, अब हम सेकंड परिभाषा लिखते हैं वक्रता त्रिज्या की। उस गोले की त्रिज्या, जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम चित्र में देखते हैं। अब हम वक्रता त्रिज्या चित्र में समझते हैं। ये दर्पण के ध्रुव यानी P से वक्रता केंद्र तक की दूरी ये होगी हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। मध्य बिंदु से P तक की दूरी होगी हमारी वक्रता त्रिज्या। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। इसे हम इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हम उत्तल दर्पण में समझते हैं। जैसे मध्य बिंदु है C, इससे P यानी ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये हमारी उत्तल दर्पण में है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में CP वक्रता त्रिज्या है। अब ध्रुव की डेफिनेशन समझते हैं। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। सभी बच्चे अपने राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपको एग्जाम में। चलिए अब ध्रुव को चित्र में देखते हैं। अब दर्पण का परावर्तक तल ये है हमारा, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये P। इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, ये दर्पण का ये है परावर्तक तल। अब इसका मध्य बिंदु ये है हमारा P, इसे ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मुख्य अक्ष कहाँ पर है। मुख्य अक्ष ये P से C तक मिलाने वाली रेखा क्या है हमारी, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष।
ये अवतल दर्पण में ये है हमारी मुख्य अक्ष, और उत्तल दर्पण में ये पी को सी तक मिलाने वाली रेखा ये क्या है हमारी मुख्य अक्ष। पी सी दर्पण की मुख्य अक्ष है। अब हम समझते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक अवतल दर्पण में M1 और M2 ये हमारा दर्पण का द्वारक है, यानी परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। इसमें देखो ये हमारा उत्तल दर्पण में ये है M1 व M2, ये क्या है? M1 व M2 दर्पण का द्वारक। परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। आई होप कि आप समझ गए होंगे दर्पण का द्वारक कहाँ है, पिक्चर के माध्यम से और अच्छी समझ में आ गया होगा। M1 M2 दर्पण का द्वारक है। अब हम समझते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की डेफिनेशन। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। अब हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, यहाँ हमने एक प्रकाश की किरण डाली
जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये फोकस से गई है यहाँ पर, यहाँ ये जो वास्तव में मिलती है यहाँ पर अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण में ये प्रतीत होती है, ये आती हुई प्रतीत होती है, फिर वापस लौट जाती है। यहाँ प्रकाश की किरण डाली उत्तल दर्पण में भी, और ये फोकस पर यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तव में तो अवतल दर्पण में पर मिलती है, उत्तल दर्पण में केवल प्रतीत होती है। अब हम समझते हैं फोकस दूरी की डेफिनेशन। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर R/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से, तो उस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, F बराबर R/2। अब फोकस दूरी को हम फिगर में देखते हैं। ये दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। ये अवतल दर्पण में है और ये उत्तल दर्पण में। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। अब हम समझते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है, फोकस में से होकर जाता है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। फोकस तल कहलाता है। इसे हम रिवाइज करते हैं। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जिस किसी ने मेरी वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो भी देखें, जिससे आप अपने नोट्स आसानी से बना सकें। सारी वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। धन्यवाद।